नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श विद्या निकेतन खिमसर के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन जो टॉपिक है वो लेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी भारत के अंदर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी सरकार के जो तीन अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो कार्यपालिका है वो मुख्य रूप से है, यानी जो सरकार के तीनों अंगों में से कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य होता है कि वो विधायिका के द्वारा जो बनाए गए कानून होते हैं, उन नीतियों को लागू करने का जो मुख्य कार्य होता है वो कार्यपालिका का होता है। यानी जिस प्रकार से संविधान में कार्यपालिका अपने कार्यों एवं कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है, यानी जो कार्यपालिका होती है वो अपने कार्यों के लिए, व्यवस्थापिका जो होती है कार्यकाल के लिए व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। यानी जब तक व्यवस्थापिका है तब तक जो कार्यपालिका है वो अपने पद पर है, जब तक व्यवस्थापिका के अंदर उसका विश्वास है। जैसे ही व्यवस्थापिका के प्रति उसका विश्वास हटा तो कार्यपालिका है वो अपने पद पर नहीं रह सकती है। तो भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है और कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य भी होते हैं। राष्ट्र का अध्यक्ष एवं सरकार का अध्यक्ष अलग अलग हो, इस व्यवस्था को हम संसदात्मक अथवा संसदीय व्यवस्था कहते हैं। यानी सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो अलग होता है और जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो अलग होता है। भारत के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है उसकी स्थापना की गई है, जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो होता है वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। यानी वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है, जबकि राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो यद्यपि राष्ट्रपति होता है वो गरिमा एवं प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। वरीयता क्रम में भी देखा जाए तो जो राष्ट्रपति होता है वो प्रोटोकॉल के अंदर सर्वोच्च स्थान रखता है, देश का प्रथम नागरिक होता है और संविधान का जो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 में संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां होगी वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, जिसका प्रयोग वो खुद या अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी है उनके द्वारा करवाएगा। अब अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 54 व अनुच्छेद 55 के अंदर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन है उस निर्वाचन से संबंधित बताया गया है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 54 और 55 है उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बताया गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होगा, तो निर्वाचन मंडल जो है उसके अंदर संसद के दोनों सदनों के सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन कौन से? लोकसभा व राज्यसभा, और इसके बाद में प्लस राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग लेते हैं। एक बात यहाँ ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वही सदस्य भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर भाग नहीं लेते हैं।
अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस प्रकार से होता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरणीय मत पत्ती के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरणीय मत पत्ती यानी एक मत का मूल्य निकाला जाता है। तो अपना ये था राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में। अब राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो योग्यता में नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, नंबर 3 वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, नंबर 4 वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यानी तो ये योग्यताएं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए होती है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखना चाहिए और 4 नंबर वे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में कि ये तो होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं। अब योग्यता के बाद राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है? यानी तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, संविधान के अनुच्छेद 61 में कहा गया कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से लगाई जा सकती है? यानी संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन के अंदर महाभियोग की जो प्रक्रिया वो लगाई जा सकती है। यानी लोकसभा के अंदर लगाई जा सकती है और राज्यसभा के अंदर, यानी दोनों सदनों में से किसी सदन के अंदर। लेकिन राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के 14 दिन पूर्व यानी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया लगाने से 14 दिन पूर्व उसको सूचना देना आवश्यक है कि उस सदन के अंदर जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। और यदि अगर दोनों सदनों के अंदर 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया लगी हुई मान ली जाती है और उसे पद से हटाया जाता है। यानी संसद में 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत के साथ यदि अगर संसद के अंदर महाभियोग पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। यदि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी और कारण से यदि अगर राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देता है या गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसी समय 6 माह के भीतर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो दोबारा होना आवश्यक है। यानी 6 महीने के भीतर जो राष्ट्रपति उसका दोबारा चुनाव करवाया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना कि जो 6 माह के लिए ये चुनाव करवाया जाता है उस समय जो दूसरा राष्ट्रपति होता है फिर वो ये नहीं है कि अगले कार्यकाल के लिए चुना जाएगा, वो फिर 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। यानी जैसे बाकी के जो होता है कि किसी का कार्यकाल पूरा नहीं होता और बीच में निर्वाचन होता है तो जो लोकसभा के सदस्य या सरपंच है उनके जो आगे का कार्यकाल है 2 वर्ष का या 1 वर्ष का उसके लिए चुना जाता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो 5 वर्ष का होता है, न कि जो पीछे बचा हुआ उसके निर्वाचन के। अब अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन मंडल के अंदर किस प्रकार से उसका निर्वाचन होता है। तो ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं और राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरणीय मत पत्ती के द्वारा उसका चुनाव होता है, यानी एक मत का मूल्य निकाला जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वो लाखों के अंदर निर्वाचित होता है
और यदि अगर सदस्यों की संख्या जोड़ी जाए विधानसभा और लोकसभा की, तो ये 10,000 से ज़्यादा नहीं जाएगी पूरे भारत के अंदर। तो आप पूछोगे कि राष्ट्रपति लाखों से कैसे जीत सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान की विधानसभा है, उसके सदस्य का मत का मूल्य निकालते हैं। राजस्थान की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य, तो राजस्थान की विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी इसका एक सूत्र होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या बट्टा विधानसभा सदस्यों की संख्या भाग 1000 है। तो यहाँ पर अपन राजस्थान के विधानसभा के सदस्य, एक सदस्य का मत का मूल्य निकाल देंगे। तो एक सदस्य के मत का मूल्य निकालने, अब राजस्थान की कुल जनसंख्या, मान लो कि राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है वो 6,50,00,000 है। और राजस्थान के जो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 200। अब इस 200 का इसके अंदर भाग देंगे, भाग 1000, तो 3 शून्य से 3 शून्य, 2 से 2, अब कितना आ गया, यानी 325। ये 325 है वो राजस्थान के विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य है। तो अब अपन राजस्थान के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन कुल सदस्यों का मत का मूल्य निकाल लेंगे, यानी राजस्थान कुल मत मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि 325 इंटू 200, तो कितना हो गया, 65,000। तो ये तो हो गया राजस्थान के जो विधानसभा के सदस्य, उन कुल विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य 65,000 हो गया। अब ये तो हो गया कि राजस्थान के विधानसभा जो है उस विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, संसद के सदस्य का मत का मूल्य निकाल लेंगे। संसद के सदस्यों का मत मूल्य, अब इसका मत मूल्य निकालने के लिए जो सूत्र है वो क्या है कि राजस्थान विधानसभा के सदस्यों का कुल मत मूल्य बटा संसद के सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। अब राजस्थान की जो विधानसभा, उस विधानसभा के कुल मत का मूल्य कितना आ गया, 65,000। अब 65,000 के अंदर अपन क्या करेंगे कि संसद के सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा के अंदर कितने हैं, 25 प्लस 10 है राज्यसभा के अंदर, तो कुल कितने हो गए, 35। अब 65,000 के अंदर 35 का भाग दे देंगे, यानी लगभग 1857
यानी तो संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कितना आ गया? $1857। यानी इसी प्रकार से जैसे अपन ने तो राजस्थान का निकाला है, राजस्थान से जिस प्रकार से निकालते हैं उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र यानी बाकी राज्यों के जो सदस्यों का मत का मूल्य है वो इसी प्रकार से निकाल लिया जाता है। और इस प्रकार से जो कुल सदस्य संख्या है, कुल मत मूल्य निकाल लिया जाता है और फिर इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब निर्वाचक मंडल के आगे का अपन यानी इसके अंदर जो निर्वाचक मंडल होता है वो किस प्रकार का होता है, तो जो अब राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। क्या? न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या 1+1+1 यानी इस प्रकार से न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस प्रकार से मान लो कि कुल मत 1,60,000 कुल मत पड़े हैं, अब उसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए 1+1 यानी 2 का भाग दे देंगे और +1 80,001 मत प्राप्त होगा, वही राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होगा। तो ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम कोटा। यानी जिस व्यक्ति ने 80,001 मत प्राप्त कर लिए वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होगा। अब न्यूनतम कोटा आवश्यक होता चाहे वो किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक मत क्यों न प्राप्त हो। यानी जैसे अपन चार व्यक्ति यानी A, B, C और D ये चार व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनमें से चाहे एक व्यक्ति को सर्वाधिक मत क्यों न प्राप्त हो, लेकिन जो न्यूनतम कोटा प्राप्त होना वो आवश्यक होता है। चाहे A, B, C, D में इनमें से जिस प्रकार से जो विधानसभा या लोकसभा के जो निर्वाचित होता है उनमें से सर्वाधिक जिसे मत प्राप्त होता है वो विजय घोषित होता है, लेकिन राष्ट्रपति में इस प्रकार का नहीं होता है। यानी यहाँ पर ये न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी अभी 1,60,000 मतों का अपन इसके अंदर विभाजन कर देते हैं। मान लो A को 35,000 मिले हैं, अब B को 25,000, C को 40,000, C को 45,000 और D को 55,000 कर देते हैं। ये हो गया 1,60,000। यानी अब ये जो चार कैंडिडेट खड़े हुए हैं, इन चार कैंडिडेटों के ये कुल मत प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर जो न्यूनतम कोटा है वो किसी भी सदस्य को प्राप्त नहीं हुआ। अब जब न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो चाहे एक उम्मीदवार यानी इस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त हुए है, लेकिन इसे विजय घोषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसे न्यूनतम जो कोटा है वो प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए अब आगे की जो प्रक्रिया वो आगे की प्रक्रिया किए जाएंगे। यानी हर मतदाता को वरीयता मत देने का अधिकार होता है और जितने उम्मीदवार होते हैं उतने मत दिए जाते हैं। यानी ये नहीं है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव के अंदर एक ही मत दिया जाता है। यानी चार सदस्य है तो चारों को वरीयता क्रम यानी 1 नंबर इसको दे दिया, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको और 4 नंबर इसको, यानी चारों को मत देने का और चारों को वरीयता क्रम देने का प्रत्येक सदस्य को अधिकार होता है। और चारों जो होते हैं इन चारों को मत देते हैं और वरीयता क्रम का निर्धारण करते हैं। अपनी पसंद से वो वरीयता क्रम का निर्धारण करते हैं। अब यदि अगर प्रथम मतगणना में किसी सदस्य को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है, अब जब किसी को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता तो जो मतगणना होती है वो आगे शुरू होती है। अब इसके अंदर चारों सदस्यों में से जिसको न्यूनतम मत प्राप्त हुआ यानी सबसे कम मत प्राप्त हुआ उसको
बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर बी को सबसे कम मत प्राप्त हुआ, तो बी को मत सबसे कम मत प्राप्त होने के कारण इसको बाहर निकाल दिया जाता है और इसके मतों का जो हस्तांतरण होता है वो इन तीनों के अंदर कर दिया जाता है। तो अब सी और डी यानी ये तीन ही बच गए और इनके मतों का हस्तांतरण हो गया। जैसे 35,000 इनको मिले, 45,000 इनको मिले और 55,000 इनको मिले। तो ये जो 25,000 है ये इन तीनों के अंदर जो हस्तांतरण है वो हो जाएंगे। अब इन तीनों के अंदर जैसे ए को 5,000 मिल गए, इनको 10,000 मिल गए और इनको 10,000 मिल गए, तो कुल हो गया 40,000, 55,000 और 65,000। ये इस प्रकार से हो गए। अभी भी जो न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ, अब जब न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो ये जो प्रक्रिया वो दोबारा दोहराई जाएगी। यानी तो यहां सबसे कम मत किसे प्राप्त हुआ, ए को, तो ए के जो मतों का जो हस्तांतरण है वो इन दोनों के अंदर हो जाएगा और यहां ए को क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब सी और डी दो कैंडिडेट ही मैदान के अंदर बचे हैं और यहां उनको 40 अंदर है, तो सी को पहले कितने मत मिल गए, 55,000 और डी को 65,000। अब सी और डी को 65,000 मिल गए। अब ये जो ए है, ए के जो मत है इन दोनों के अंदर मिला लिए जाते हैं। जैसे कि ए को 40,000 मत प्राप्त है तो 40,000 में से 22,000 मत है वो सी को मिल गए। तो सी का जो कुल मत कितना हुआ, 77,000 और डी को यानी अब 40 में से 22 निकाल दें तो 18,000। अब 18,000 मान लो कि डी को प्राप्त हुए, तो डी के जो कुल मत संख्या कितना हुआ, 83,000। तो इस प्रकार से जो न्यूनतम कोटा है वो कितना है, 80,001 और डी को कितने प्राप्त हो रहे, 83,000। तो इस प्रकार से जो डी कैंडिडेट है वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। यानी कि डी को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है।